बस बहुत हुआ। मुझे 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 मौत दे दो। मैं तुमसे अपनी मौत की भीख मांगता हूँ। मुझे मौत दे दो। तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति? मौत? मौत इतनी आसान होती तो लोगों को इतने सालों तक जीना नहीं पड़ता। नहीं, मुझे मौत चाहिए। मुझे मौत चाहिए। मुझे मौत चाहिए। अभिषेक और सोनी रोहित के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे थे। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या मस्त डेकोरेट किया है हम लोगों ने। रोहित ये देखते ही खुश हो जाएगा। हाँ, ये तो ठीक है। तुम्हारे कहने पर मैं भी इसमें लग गया। पर मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, वो कभी यहाँ नहीं आने वाला। पिछले 1 साल से वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकला है। पता नहीं क्या क्या अजीब और गरीब चीजें करता रहता है। किसी को कुछ बताता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम जितना भी कर लो, वो नहीं आने वाला। कैसे नहीं आएगा वो? देखना, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अभी उसे फोन करती हूँ। हाँ, बोलो। आज रात तुम्हें मेरे घर पर आना है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं बताना नहीं चाह रही थी, पर मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी सरप्राइज की थी। इसीलिए मैंने तुम्हें हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया। चलो, अब विश कर देती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? ये खुशी मनाने का दिन नहीं है, ये तो गम का दिन है। आज तो जिंदगी का 1 साल कम हो गया। हैप्पी डे तो उस दिन होगा जिस दिन। तभी सोनी रोहित को बीच में रोकते हुए बोली, तुम फिर से वही सब बातें करने लगे। मैंने तुम्हारी इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था। पर तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से तुमसे बात करने की कोशिश करूं। जब ऐसी बात है तो आ जाओ ना मेरे घर। एक शानदार जगह पर घूमने चलते हैं। और यहाँ ये सब जो अरेंज किया है उसका क्या? जब बर्थडे मेरा है तो बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट होगी ये भी तो मैं ही डिसाइड करूंगा। इतना तो हक बनता है। अब तुम लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते तो बात अलग है। कैसी बात कर रहे हो तुम? हम लोग भी तुम्हारे घर आते हैं। ठीक है, जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, चलो, रोहित अपने घर बुला रहा है। पर कोई परवाह नहीं, चुपचाप चलो, उसका बहुत मन है। दोनों जल्द ही रोहित के घर पहुंच जाते हैं। शहर से दूर और पुराना घर होने के कारण रोहित का घर बहुत ही डरावना दिख रहा था। अरे डरो मत, अंदर आ जाओ। डर गई? ये कैसा मजाक है रोहित? रोहित, क्या था ये सब? तुम्हारी इन्हीं सब बातों के कारण मैं तुमसे दूर हो गई थी। तुम आज भी वही नरकंकालों से घिरे रहते हो। रहो तुम खुश इन्हीं के साथ। मैं जा रही हूँ। चलो अभिषेक। अरे रुक जाओ मेरी माँ, गलती हो गई। तुम भी कहाँ बदली? पहले भी इतना ही गुस्सा करती थी, आज भी इतना ही गुस्सा करती हो। शांत रहो, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चलो, कहाँ घूमने जाना है? घूमने की बात सुनते ही रोहित थोड़ा घबरा गया। घूमने? ऐसे क्यों चौंक रहे हो? तुमने ही तो बोला था कहीं घूमने चलेंगे। ओ हाँ, चलेंगे ना, जरूर चलेंगे घूमने। पहले कुछ खाना पीना तो कर लो। इतने दिन बाद मेरे घर आए हो, आओ चलो। ठीक है, पर जल्दी करो। अब जल्दी बताओ, वॉशरूम कहाँ है? थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं। ठीक है, तुम इधर आओ। सोनी, तुम इस कमरे में बैठो। रोहित,
देख रोहित, अगर ये एक और मजाक है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या मौत जैसे खौफनाक मजाक करते रहते हो तुम? मौत का खौफ। मौत का खौफ। अरे खौफ तो जिंदगी का होना चाहिए। कमबख्त कब धोखा देकर चली जाए पता नहीं, इसीलिए मैं इस धोखेबाज को जीतना चाहता हूं। मैं अमर होना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। क्या? हाँ, मुझे अमर होने के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हें मरना होगा। अभिषेक, अभिषेक कहाँ हो तुम? रोहित, रोहित तुम किधर हो? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक, ये कैसे हुआ? रोहित, तुमने अभिषेक को मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। सब वो कर रहा है। सब वो कर रहा है। कौन? सोनी ऐसा करो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। वो आ जाएगा। अरे वो आ जाएगा। सोनी जल्दी जाओ यहाँ से। रोहित, तुम मुझे बताओ तो क्या हुआ है? बताओ तो पहले। मैं जानबूझकर इन नर कंकालों के साथ नहीं रहता। ये सब मेरा चाचा करवाता है मुझसे। मेरे माता पिता को इन्होंने ही मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अमर होना चाहते हैं। उन्हें अमर होने के लिए 100 लोगों की बलि चाहिए। वो बस मुझे नए लोगों को बुलाने के लिए कहते हैं। अगर मैं ना बुलाऊं तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। अपनी काली शक्तियों से मुझे बहुत तड़पाते हैं। अभी तक उन्होंने 98 लोगों की बलि दे दी है। अब मैं और तुम ही बचे हैं। तुम्हें मारने के बाद वो मुझे मार देंगे। उनकी 100 बलि पूरी हो जाएगी। वो काली शक्ति के पुजारी हैं। अभी वो अभिषेक की बलि लेकर गए हैं। उनके आते आते ही तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जल्दी भाग जाओ। पर तुम भागो। तुम्हें मेरी कसम, वो आने ही वाला है। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? मैं तुम्हें उसकी जान नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हें अब किसी और को नहीं मारने दूंगा। मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है। तूने मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अमर होते होते रह गया। अब तुम्हें इसकी सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि तू मरने के लिए तड़पेगा। मरना चाहेगा पर मरते मरते रह जाएगा। कोई आम बिस्तर नहीं है, ये शैतानी बिस्तर है। इसमें न जाने कितने पिशाच आत्माएं कैद हैं, जो तेरे शरीर की एक एक खून की बूंद को पीते रहेंगे, पर तुझे मरने नहीं देंगे। फिर जैसे ही थोड़ा खून बनेगा, वो फिर पिएंगे, और इस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। मौत से भी बदतर कर दूंगा।
अब बस बहुत हुआ। मुझे मौत दे दो। मैं तुमसे अपनी मौत की भीख मांगता हूँ। मुझे मौत दे दो। तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मुक्ति दे दो। मुझे मौत दे दो। कौन कर रहा है ये? कौन इस शैतानी घर में भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहा है? नहीं, रुक जाओ। कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुक जाओ। जल्दी वो मूर्ति यहाँ से हटा लो, नहीं तो ये पूरा घर जलकर भस्म हो जाएगा। ये सारे नरकंकाल जल जाएंगे। उनके जलते ही मेरी सारी सिद्धि खत्म हो जाएगी। अरे रुक जाओ। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। सोनी, तुम रोहित को लेकर जल्दी से घर से निकल जाओ, जल्दी। पर बाबा आप, मुझे इसे यहाँ रोक कर रखना होगा। मतलब आप भी इसके साथ? मेरी फिक्र मत करो, इसे रोकने के लिए मुझे इसके साथ ही चलना होगा। तुम जल्दी जाओ और उस लड़के को बचाओ। बाबा हरि ओम। इतना अच्छा शहर छोड़ के गांव क्यों जा रहे हैं? बेटा, मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया है ना मौजपुर में, बताया था। अब हम तीनों यहीं रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये, बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। हाँ, गांव का नाम ही मौजपुर है तो मौज तो होगी ही। अरे हमारा सरकार, आप आए बाहर आई। अरे बाहर नहीं, बाहर कंजर आदमी। डार्लिंग, आई लव यू। सुंदर गाड़ी से सामान निकाल लो सारा और कुछ बढ़िया खाने का इंतजाम करो, बड़ी भूख लगी है। कितना बड़ा घर है, वाव। पुराना भी है, शायद बहुत दिनों से कोई आया नहीं है यहाँ। बस एक कोई बात हम कहेंगे कि स्टोर रूम में ना जाए कोई भी, शापित है वो, उनको ना खुली कभी।
चुम्मा तू हमका उतार दई दे और बदले में नींबू अचार लाई ले। चाहिए नींबुआ का अचार। अरे क्या हुआ सुंदर? कछु नहीं सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चूहे से डर गए। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ चल रही हूँ। रूही को बाय तो बोल देती हूँ। रूही बेटा, कहाँ हो तुम? रात इतनी तेज आंधी आई, सब बिखर गया, पूरा घर कबाड़ बन गया है। सुंदर, घर ठीक से साफ करना। बाय मम्मी, बाय पापा। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ये मनहूस गुड़िया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती को उजागर। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने से। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने का। अब कोई ना बची, सब मारी जाए। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्या अजीब लोग हैं। अच्छा चलो, अब लेट हो रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर रोटी अचार की। अरे आ रही हूँ बाबा। एक तो पूरा घर साफ किया आकर, इतनी थकान हो गई है, क्या बताऊं। रूही, चलो खाना खाओ। डॉल को अलग रख दो। जब से आई हो बस इसी में लगी हुई हो। सच में मनहूस है ये।
मना किए थे मत जाई स्टोर रूम में अंदर, एक ना सुनी हमरी। रूही, रूही बेटा उठो। आजा मेरा बच्चा, चल यहाँ से बेटा, अब कबहू वापस ना आए यहाँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना, बस 10 मिनट में पहुँच गया मैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाएं? लीजिए, ये रही चाबी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मयंक बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी मरा कैसे। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मयंक की मौत की जानकारी देते हैं। मैडम, आपको किसी पर कोई शक? आखिरी बार कुछ बताया आपके पति ने? मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो चले गए। बोला आकर बताएंगे और फिर ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव में हुई ये घटना एक्सीडेंट थी, कोई साजिश या कुछ और, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के पीछे की कहानी अभी कोई नहीं जानता था और वो सब इस बात से भी अनजान थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आहट है उसके आने की। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आती है। मैं वो जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल की तन्हाई और तुम्हारी रातों के अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए तो मैं बेताब हुआ जा रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। ये हादसा भी उस दिन हुए हादसे जैसा ही लगता है। लाश की हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अमित की बूढ़ी माँ को जब अमित की मौत की खबर दी जाती है
तो उससे भी पुलिस को यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि वहाँ इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आने वाले कॉल से कोई कनेक्शन है। कुछ पता चला? दरोगा साहब, आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही कॉल आया था। हो ना हो, ये केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ, कुछ और पता चले तो बताना। अगले दिन प्रेम के टेलीफोन पर कोई कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है। ये जो आजकल यहाँ हो रहा है वैसे ही कॉल है, मैं नहीं जाऊंगा। किसकी कॉल थी? प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? चलो हम चलते हैं अभी। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अम्मा को फोन कर पूछता हूँ। फोन करने पर प्रेम को पता चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो सोने चलते हैं, ये कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं समझ गया और हम इसमें नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। उसके टेलीफोन पर फिर से घंटी बजती है। प्रेम की आंखें खुलती हैं। घंटी की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक घंटी बजकर बंद हो जाती है। ताकि किसी का कॉल न आए, वो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख देता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और उनके पास आकर रुक जाता है। किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती है और उस धुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बहुत होशियार समझता है तू खुद को। क्या लगा तुझे तू नहीं आएगा तो बच जाएगा? ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर तू मेरे बुलाने पर आ जाता तो अकेला तू मरता, लेकिन अब तो तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब मरेंगे। कितने दिनों से साहोपुर में ही हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। ऐसे ही लड़कों को झूठे फोन कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो आया ही नहीं। चल, मैं आ गई, अब तू मरेगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। प्लीज इन्हें छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोग नहीं माने। याद करो। पूजा तुम? हाँ पूजा, वही पूजा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। क्या बोलते थे? हमारा अकेलापन दूर कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती थी कि मुझे फोन मत किया करो। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो दो तो मर गए, अब तेरा नंबर है। प्रीति चुड़ैल को रोकने के लिए उसके पास आती है। चुड़ैल प्रीति को जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के पास गिरती है। इधर चुड़ैल प्रेम को पकड़े हुए है। तू तो गया अब। वैसे तो मैं सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तो फैमिली पार्टी ही कर लूँ। चुड़ैल प्रेम को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। अरे ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? अरे मैं जल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम अपने किए पर शर्मिंदा था और प्रीति से वो अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों को रंगीन बनाना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास, चले आओ।